बच्चों, तो आज की पीपीटी में आज के लेक्चर में हम लोग जो 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका हम जल्दी से ओवरव्यू में देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं पे आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस वेयर अल्फा बीटा आर एप्रोप्रिएट डायमेंशन। तो आपको क्या बताना है? इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, आपको डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा आपको डायमेंशन बताना है इसकी। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? आपको फाई की डायमेंशन पता है, फाई की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी? ए फ्लक्स है, तो जो फाई की डायमेंशन हो जाएगी आपका, देखो फाई बराबर क्या लिखा है? अल्फा लैम्डा प्लस बीटा लैम्डा। ओके, तो ये लैम्डा नहीं है, यहाँ पे सिग्मा था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। बीटा बराबर क्या है आपका? सिग्मा है, जहाँ सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये क्या हो गया आपका? फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ये आपका क्या हो गया? अल्फा। और लैम्डा की जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर प्लस बीटा। और जो सिग्मा की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप अल्फा की यूनिट देख सकते हो, अल्फा की यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगी अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि फाई की यूनिट अल्फा लैम्डा की यूनिट और बीटा सिग्मा की यूनिट क्या होंगी आपकी? सेम होगी। तो अल्फा की यूनिट आपकी क्या आ गई यहाँ से? अल्फा की यूनिट आपकी यहाँ से आ गई न्यूटन कूलम स्क्वायर और मीटर क्यू। और बीटा की यूनिट यहाँ से क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर की पावर 4। तो आपका अल्फा बाई बीटा क्या आ गया? अल्फा बाई बीटा मीटर क्यू बाई मीटर की पावर 4। तो कितना आ गया? 1 बाई मीटर आ गया। तो 1 बाई मीटर पर शायद क्वेश्चन ने अल्फा बाई बीटा नहीं, बीटा बाई अल्फा क्वेश्चन ने पूछा था। तो बीटा बाई अल्फा क्या हो जाएगा आपका? बीटा बाई अल्फा हो जाएगा आपका मीटर। तो एक किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक काइनेमेटिक्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एट 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? यहाँ पे आपका एक टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो 0.5 सेकंड यहाँ कहीं होगा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर ठीक है, तो वेलोसिटी आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में s बराबर या तो एरिया निकाल लो या s बराबर क्या कर दो? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 200। कितने टाइम पे? 0.5 सेकंड पे, यानी कि 1/2 प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन आपका कितना हो जाएगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका कितना है? 2,400, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका कितना है? 0,200। तो ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस 200, 200/2। इसका स्लोप कितना आ गया आपका? 100 आ गया इसका स्लोप, यानी इसका जो एक्सेलेरेशन हो गया वो कितना हो गया? 100 हो गया। तो हाफ इंटू 100 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 100 प्लस और 100/8, 100/8 यानी कि 12.5, यानी आपका जो आंसर है वो कितना है? 112.5 मीटर। तो काइनेमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, या तो आप इसका एरिया निकाल के इसका आंसर कर दो, या फिर इसका जो सेकंड मेथड है सीधा इक्वेशन आप यूज कर लो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम आपको स्लोप दिया गया है, तो उसको कोऑर्डिनेट दिया गया है, आपका स्लोप निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया है, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ एबीसी बाई डी आपको डायमेंशंस बताना है। ओके, ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जो यूनिट होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। और साइन की यूनिट आप जानते हो, साइन डायमेंशन लेस होता है। तो ए भी क्या होगा? मीटर होगा। बी भी क्या होगा आपका? मीटर होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। और डी भी क्या होगा आपका? मीटर होगा, क्योंकि सेम सेम यूनिट के क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और सी क्या हो जाएगा? देखो टी का क्या है? टी स्क्वायर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मीटर, और टाइम की पावर -2, जिससे इसकी ओवरऑल यूनिट क्या होगी? ओवरऑल यूनिट इसकी भी क्या होगी? मीटर होगी। तो हमें डायमेंशन किसकी बतानी है? ए बी सी बाई डी की डायमेंशन बतानी है। तो ए मीटर हो गया, बी भी क्या हो गया? मीटर हो गया, सी क्या हो गया? मीटर टी की पावर -2, और डी क्या हो गया? मीटर हो गया। तो ये कितना आ गया? मीटर स्क्वायर टी की पावर -2, यानी इसकी जो डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर टी -2। तो एल स्क्वायर टी -2, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है आपके लिए। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल है, एक क्या है आपका, सॉरी दो चार्ज पार्टिकल है आपका, एक Q1 है, दूसरा क्या है Q2, इसका मास कितना है M1, इसका मास कितना है आपका M2। तो इसके बीच में हमें किसका रेशियो बताना है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो Q1 Q2 और ये हो गया आपका कितना, आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, सही हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके तो क्वेश्चन कह रहा है मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस व्हेन वॉल्यूम चेंज इज जीरो। अगर आपका वॉल्यूम चेंज जीरो होगा तो डेल्टा बी मतलब आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा बी आपका जीरो हो गया, तो आपका वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट है तो आइसोबारिक में तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा आपका जीरो होगा। तो पी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक। अच्छा देखो पी का क्या है 1 है, पी का 1 है तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है थर्ड और फोर्थ भी आपका क्या हो गया, रिजेक्ट। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्यू का क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो आइसोबारिक होगा, हाँ सही है। आर का आपका क्या है सेकंड, व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो आर का 2 है। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द गैस, तो वर्क डन किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अगर डब्ल्यू बराबर क्यू है तो डेल्टा यू क्या होगा आपका, जीरो होगा। और डेल्टा यू जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, जब आपकी ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो एस का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड करंट फॉर आर बराबर 12 ओम इन द स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आपको क्या बताना है, करंट बताना है। तो स्टडी स्टेट में आप जानते हो इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ सिंपल वायर, तो इसको आप सिंपली ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। ये 12 वोल्ट हो गया, ये आपका सिंपल वायर हो गया, ये आपका आर ओम हो गया, और आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12 ओम। तो जो करंट हो जाएगा आई बराबर बी बाई आर, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या है 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल एकदम आसान आसान क्वेश्चन है आपके लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन ऑफ कोल्ड वाटर। तो आप जानते हो कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कराते हो तो आपकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। तो जो हॉट वाटर होता है वो क्या होता है, लेस विस्कस होता है। तो स्टेटमेंट बन क्या है आपका, सही है। दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज मोर देन दैट ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर। नहीं ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो वाटर होता है, वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर उसमें हम सॉफ्ट डिटर्जेंट मिला देते हैं जिससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो सॉफ्ट बबल का कम हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है, और स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओके, द की shown in the circuit is closed at t बराबर 0, choose the incorrect option regarding the condition at t बराबर 0। ये क्या है, एक आरसी सर्किट के मैंने, और t बराबर 0 पे कंडीशन पूछ रहा है, और t बराबर 0 पे इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो t बराबर 0 पे आपका क्या होगा, करंट इन द सर्किट इज 0। अच्छा और क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछा है। तो t बराबर 0 पे आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट इन द सर्किट इज 0, करंट इन द सर्किट इज 0, सॉरी t बराबर 0 पे, t बराबर इंफिनिट पे आपका करंट 0 हो जाएगा। अगर करंट का फंक्शन क्या होता है, I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई 2। तो t बराबर 0 पे आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड ऑप्शन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मिनिमम। टी बराबर 0 पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज उस पे जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा, Q बराबर Q नॉट,
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपका t बराबर 0 पे चार्ज क्या होगा, 0, तो वोल्टेज भी आपका क्या होगा, 0। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। थर्ड ऑप्शन क्या है, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। t बराबर 0 पे आपका करंट कितना है, t बराबर 0 पे आपका करंट मैक्सिमम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आपका बट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो t बराबर 0 पे आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके अबाउट कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा t बराबर 0 पे। तो स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन 1। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट टू अचीव स्पीड v1 ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन 30, स्फीयर अचीव स्पीड v2 ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 45 एंड रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे आपका क्या है, एक m मास का सॉलिड स्फीयर है, ये h हाइट से होता है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। और जो दूसरा वाला केस है उसमें भी सेम है, एच हाइट से ही सॉलिड स्फीयर होता है, और जिसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन खाली चेंज हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 हो गया है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh बराबर क्या होगा, इंक्रीज इन इसकी काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, और इसकी क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ i v1 स्क्वायर बाई r स्क्वायर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा। दूसरे केस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, दूसरे केस में भी सेम इक्वेशन आएगी, क्योंकि mgh यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, तो हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ i ऑब्वियसली आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और v2 स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो जो v1 यहाँ से निकल के आएगा वही v2 भी यहीं से निकल के आएगा, तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ओके सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये वाला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ए रहा, और मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है 4i क्या माइनस 3j क्या दिया गया। तो आपको पता है कि ई क्रॉस बी क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देता है, और ये वेव किस में जा रही है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के जेड है, तो ये वेव आपकी जा रही है प्लस जेड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लो, जिसमें आपका ई क्रॉस बी क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और ई डॉट बी क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, ई डॉट बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ओके, तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में क्या है आपका 4 और 3, ए हो गया आपका 12, माइनस 3 और 4, ए भी क्या हो गया माइनस 12, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो पहला हो सकता है। सेकंड वाला देखते हैं, माइनस 12 और ए भी माइनस 12 हो गया आपका, और ए भी आपका क्या हो गया माइनस 12, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया 12 और ए कितना हो गया आपका प्लस 12, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आ रहा है। इसका माइनस 12 और इसका प्लस 12, तो इन दोनों में से कोई हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ई क्रॉस बी आपका ये क्या हो गया आपका आई जे के, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 4 सॉरी माइनस 3 0, और इस वाले के साथ करते हैं तो 3 4 0, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, आई वाला 0 हो जाएगा, जे वाला भी 0 हो जाएगा, जो भी आएगा के कैप में आएगा, कितना आएगा आपका 16, और 16 -9, तो ये कितना हो गया प्लस 25 के कैप हो गया। तो ये आपका यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के कैप आ रहा है। और इस वाले को करते हैं, अगर इस वाले को करेंगे तो यहाँ पे देखो, इस वाले को फोर्थ ऑप्शन को करके देखते हैं, आई जे के कैप, ई कैप कहाँ है आपका, ई कैप है आपका 4 - 3, तो 4 - 3 0, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका -3 -4 0, तो यहाँ से जो के कैप आएगा वो कितना आएगा -16 और -9, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, ये आपका माइनस के कैप में आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, क्योंकि ये क्या आना चाहिए था, प्लस के कैप आना चाहिए था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन
सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन क्या है? ओनली ऑन ज्योमेट्री, ओनली ऑन मीडियम प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री मीडियम प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फॉर द सर्किट शोन बिलो, एक आपको सर्किट गिवन है, ठीक है। इस सर्किट में आपको बताना है करंट इन अमीटर कितना, नेट रेजिस्टेंस आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आइडियल डायोड है, तो ये 4 ओम हो गया और ये कितना हो गया 442 ओम हो गया, तो 4 टू टोटल कितना हो गया 6 ओम हो गया। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा I बराबर V बाई आर इनकी 20/6, 20/6 कितना आ गया 2 एम्पीयर। तो करंट इन अमीटर इज 2 एम्पीयर, स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेट रेजिस्टेंस 8 ओम, नेट रेजिस्टेंस कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 4 और 2 6, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। सी वाला स्टेटमेंट क्या है? वोल्टेज अक्रॉस बीसी इज 4 वोल्ट, बीसी कहाँ है आपका? ए रहा, बीसी आपका 4 वोल्ट। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना है? 2 ओम है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाई, टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 और 4 6, तो 6 2 2 4 वोल्ट आ गया। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? सही है। करंट थ्रू डायोड इज 1 एम्पियर, टोटल करंट 2 एम्पियर गया, सेम सेम रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। तो ये वाला भी क्या है आपका? सही है, मतलब कि ए सी और डी, ओनली ए सी डी आर करेक्ट। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द टाइम पीरियड। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लाइन 10 सेंटीमीटर, मास 10 ग्राम, ऑक्सीलेट इम्बर्टर डेंसिटी। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम पीरियड पूछा है, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो सीधा आप निकाल सकते हो। कोई भी बॉडी है अगर वो इस तरीके से ऐसे कुछ फ्लोट कर रही है और इक्विलिब्रियम में अगर उसकी लेंथ कितनी है? कुछ एल लेंथ है, तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कितना होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। तो हम इक्विलिब्रियम में लेंथ जल्दी से निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स कौन सा है? एम जी। तो एम जी कितना हो जाएगा? एम जी लग रहा होगा नीचे वाले इक्विलिब्रियम में, एम जी, एम हो गया 10 ग्राम और जी को मैंने जी लिख दिया। ऊपर क्या लग रहा होगा? बायोन फोर्स, बायोन फोर्स क्या होगा? पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, ये मास किस में लिया है? ग्राम में लिया है, तो डेंसिटी, पानी की डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लेता हूँ, तो ये ग्राम हो गया। और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? हर एक साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना हो जाएगा आपका? ये 100, तो ये 100 मल्टीप्लाई इसकी लेंथ मान के चलो कितना है? एल और ऊपर जी। तो इन दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा? इक्वेट होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। तो 100 एल बराबर कितना आ गया आपका? 10 आ गया, मतलब एल बराबर कितना आ गया आपका? एल बराबर आ गया आपका 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 पाई रूट एल बाई जी। एल कितना है आपका? 10 की पावर -3 और जी कितना है? 10। तो ये कितना हो गया? 2 पाई 10 की पावर 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 आ गया, तो ये कितना आ गया? पाई बाई 50। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका adiabatic constant, आपको क्वेश्चन में गिवन है adiabatic constant of a gas is 3/2 if the volume of the gas initially at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius मतलब 273 Kelvin is reduced to 1/4 to original volume, मतलब B से क्या हो जाता है? B/4 हो जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टीवी के पास गामा -1 कांस्टेंट। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 273। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V गामा -1 कितना हो जाएगा? 3/2 -1 यानी कि 1/2 बराबर T2। फाइनल टेम्परेचर मान के चलो कितना हो गया? T हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना है? V/4 की पावर 1/2। तो V की पावर 1/2, V की पावर 1/2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ गया? 273 बराबर टेम्परेचर, और 4 का रूट कितना हो गया? 2 हो गया, तो टेम्परेचर बराबर कितना हो गया? 645 546 केल्विन। यहाँ पे 546 सेल्सियस है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ओके, अब हम जल्दी से फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है two objects are equal distance from a sphere of radius r refractive index mu such that image of one object forms on other object, find the object distance from the surface of the sphere। surface of sphere से मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए आपकी? इसकी इमेज जो बननी चाहिए वो आपकी, इसकी इमेज इधर पे बनना चाहिए,
तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ से जो रे आ रही है और सिमेट्रिकली रखा हुआ, तो यहाँ से जो रे आ रही है तो ए वाली रे क्या हो जानी चाहिए? पैरेलल हो जानी चाहिए, तभी आपकी ये इमेज, ये रे आपकी इधर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो इमेज हो गया, ये कहाँ पे हो गया? इंफिनिटी पे हो गया, क्योंकि रे क्या हो गई आपकी? पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? म्यू टू बाई बी। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? म्यू। तो म्यू टू बाई बी, बी कितना है? इंफिनिटी, माइनस म्यू वन, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की वन है, बाई यू, यू डिस्टेंस कितना है? माइनस एक्स है, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, मतलब कि म्यू माइनस वन, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? आर है। तो ए वाला टर्म जीरो हो गया, तो वन बाई एक्स बराबर कितना आ गया? म्यू माइनस वन बाई आर आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया? आर बाई म्यू माइनस वन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ये वी नहीं है, ये क्या है आपका? म्यू है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि देयर इज अ फोर्स फील्ड, आपको क्वेश्चन में गिवन है फोर्स फील्ड इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन दिस वर्क डन बाय फोर्स एज पार्टिकल मूव्स दिस टू दिस। तो फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? एक्स क्यू वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। आपको क्या निकालना? वर्क डन निकालना। तो वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी आर, और डी आर वेक्टर क्या होता है आपका? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ से हो रहा है? 0 0 से 2 2, और y बराबर हमको क्या दिया गया है? कौन सा पाथ? y बराबर x दिया गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर x, तो ये क्या हो गया? x की पावर 4 dx, y बराबर x, लेकिन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 2, y भी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 2। तो ये क्या हो गया आपका? x की पावर 5/5, x की पावर 5/5 लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 5 यानी 2 की पावर 5, 32 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? y की पावर 3/3 यानी कि 2 4 8/3। तो उसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 2 6 9 प्लस 8 5 40/15। तो ये आ गया कितना? 6 9 4 13/15, 136/15, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। ओके, हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन और बच्चे हैं, जल्दी से देख लो। इन अ रेडियोएक्टिव डिके द डिके कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट A2, एक आपका एलिमेंट A2 है, एक आपका एलिमेंट A1 है, इच 3 टाइम दैट ऑफ द एलिमेंट। अगर इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है तो इसका डिके कांस्टेंट कितना है? 3 लैम्डा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 टू द एलिमेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, हमें इसके n1/n2 क्वेश्चन ने पूछा है, n1/n2 क्वेश्चन ने पूछा है आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ T2, आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ A2। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln2 बाई लैम्डा। तो ln2 बाई लैम्डा कितना हो गया इसका? 3 लैम्डा। तो इस टाइम पे हमें n1/n2 पूछा है, तो n1 क्या हो जाएगा आपका? n1/n2, और t बराबर 0 पे दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम है। तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो माइनस, और इसका लैम्डा कितना है? लैम्डा है, और कितने टाइम पे पूछा है? ln2/3 लैम्डा पे पूछा है, डिवाइडेड बाई n0 e की पावर माइनस लैम्डा। और इसका टी कितना है आपका? इसका टी सेम है, इसका A2 सॉरी, इसका लैम्डा 3 लैम्डा, इसका टी क्या है? ln2/3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा से 3 लैम्डा आपका ये कैंसिल आउट हो गया, n0 से n0 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? e की पावर ln और 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ गया? e की पावर ln और 2 की पावर, यहाँ पे कितना है आपका? 2 की पावर, यहाँ पे आ गया आपका -1, तो ये आ गया कितना? 2 की पावर -3/2 की पावर -1। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो -1/3 आएगा, यहाँ पे -1/3, तो 2 की पावर -1/3 और +1, यानी कि आ गया 2 की पावर 2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। तो इस पे आपका क्या क्वेश्चन है? ये आपका फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सर्कुलर पोर्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस कितनी है? r/4 है। द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बताना है। तो इसको क्या कर लो? नेगेटिव मास सिस्टम से ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको कैसे ब्रेक कर लो? एक आपकी ये फुल प्लेट हो गए, इसका मास कितना हो जाएगा? सिग्मा, और इसका एरिया, इसका रेडियस कितना है? r बराबर 20, यानी कि सिग्मा पाई r स्क्वायर, इसका क्या है? मास है। और नेगेटिव मास सिस्टम को देखो, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसको माइनस सिग्मा मानते हैं, और इसका एरिया कितना हो जाएगा?
पाई, ये कितना है आपका r/4 दैट इज r²/16। तो ये कितना हो गया आपका r²/16 हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जब इसको रिमूव नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा। अब फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, x बराबर यहाँ से डिस्टेंस कितना है 15 यानी कि 3r/4 पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो m1x1 इसका x1 तो जीरो ही है, तो m1x1 जीरो हो जाएगा। m2 कितना माइनस सिग्मा पाई r²/16 मल्टीप्लाई 3r/4, क्योंकि इसका x2 क्या है ये है बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है सिग्मा पाई r² माइनस, और इसका m2 कितना है सिग्मा पाई r²/16। इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर। इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, सिग्मा पाई r स्क्वायर सिग्मा पाई r स्क्वायर सिग्मा पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर कितना आया आपका, ऊपर आया आपका कितना माइनस का 3r/64 माइनस का 3r/64, और नीचे कितना आया 1 माइनस 1/16 दैट इज 15/16। तो 15/16 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ गया आपका 3r/16, और यहाँ पे r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 20/60। तो 20 से 60 गया 3 ये कितना आ गया आपका 1। तो कितना शिफ्ट हो गया 1। ये माइनस साइन है, माइनस साइन किस लिए आया, क्योंकि ये जो शिफ्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, लेफ्ट में हुआ। क्योंकि अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है आपका 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बस लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका एक। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब बुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा ज्यादा खुश हो गए थे, बट कोई याद नहीं, इसके बाद बुलाते हैं केमिस्ट्री वाले सर को। क्वेश्चन क्या है, अब बुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बुलेट है आपके पास, ओके, एक बुलेट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी 125 जूल। स्ट्राइक्स अ लेड बॉक्स, एक लेड बॉक्स को स्ट्राइक करती है, टेम्परेचर राइजेस बाई 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसका कोलिजन होता है तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस से। स्पेसिफिक हीट ऑफ द लेड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लेड क्वेश्चन में कितना है 0.1, और यूनिट क्या है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ओके। देन मास ऑफ द लीड बॉक्स, इसका आपको मास निकालना है। assume half of the kinetic energy of the bullet is converted to heat m ग्राम देन 2m। अगर इसका मास m ग्राम है तो हमें 2m की वैल्यू बताना है। ऐसा नहीं कि इसका m निकाला और m ही दे दिया, नहीं, m निकालना है तो 2m का वैल्यू आपको देना है। उसकी आधी एनर्जी इसमें जाती है। अगर आधी एनर्जी जाती है तो इसमें कितनी एनर्जी गई 125/2 गई। आधी एनर्जी ने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा T। तो इसका मास कितना है m, एस कितना है इसका एम मैंने लिया मैं ग्राम में, क्योंकि आपका ये किसमें ग्राम में दिया गया। तो एस कितना है आपका 0.1, डेल्टा टी कितना है आपका 50। तो यहाँ से आपका एम कितना आ गया, एम आ गया आपका 125 और बाई 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई विथ 0.1। तो यहाँ डेसिमल गया, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। 10 से 55, 5 से 125, तो कितना आ गया 25/2 आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है 2m, तो 2m कितना आ गया 25। इसी के साथ आपका जो कल वाली डेट कितना था 23 ना, तो 23 का शिफ्ट बन का आपका फिजिक्स का स्पीड सॉल्यूशन हो गया। ओके थैंक यू। अब आएगा आपके पास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री के हीरो डीके सर और साज सर का मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू विशाल सर। सर ने पूरा फिजिक्स को वन शॉट डिस्कस करा दिया है। तो चलिए डीके सर अभी हम केमिस्ट्री का बागडोर संभालते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके तो केमिस्ट्री का सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके तो सर हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है ये हमारा अमीन के जो टेस्ट होते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट उसमें यूज होता है सर। और एक टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। इसका तो इसका कांसेप्ट ये है कि 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है और सॉल्युबल सॉल्ट बना देता है। 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है बट सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनता है। 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करता। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों भी करेंगे, 3 डिग्री नहीं करेगा। ठीक है। जो अब 3 एक डिग्री बार होगा चार वो ऑप्शन नहीं होगा। चार जो हमें कंपाउंड है उन पर देखते हैं। एनिलीन, एनिलीन तो सर 1 डिग्री है, यस सर, है ना, तो ये तो दे देगा एनिलीन NH2।
ओके, NN डाइमिथाइल एनिलीन, मतलब ये जो एनिलीन है इसी के नाइट्रोजन पर 2 बार क्या जोड़ा है, मिथाइल CH3 तो CH3। ये 3 सर ये डिग्री तो हो, 3 डिग्री हो गया, ये रिएक्शन नहीं तो देगा। 3 डिग्री यानी ये रिएक्शन नहीं देगा। यस सर। मिथाइल एनिलीन यानी कि एनिलीन को ही क्या कनेक्ट कर दिया हमने, CH3, तो सर यस ये सर। तो 2 डिग्री है, ये भी दे देगा। यस सर। और N फिनाइल एनिलीन सर ये भी तो 2 डिग्री बनेगा यस ना, सर। तो N फिनाइल एनिलीन ये उसका स्ट्रक्चर है, Yes, ये sir. भी 2 डिग्री, ये 2 भी दे degree. देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैच होना चाहिए ACD, यानी कि थर्ड ऑप्शन B इसका नहीं। करेक्ट आंसर है। हाँ, ओके, okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है सर, यहाँ पर बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बन। कार्बन है। सर आप थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिए इसका। इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है। क्यों सर, सही ओके है? तो सबसे ज्यादा कार्बेनियन स्टेबल एरोमेटिक की केस के एरोमेटिक बनेगा, उसके बाद में रेजोनेंस का आएगा, है ना। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों सर? करेक्ट, पूरा एंटी एरोमेटिक सबसे कम, और फिर बीच में क्या आता है, नॉन नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। और हाईएस्ट स्टेबिलिटी इज तो एरोमेटिक। यही आपका एरोमेटिक है। हाँ, तो एक बार एरोमेटिक के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जो यस ये सर। कि यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा 4n+2, यानी कि इस केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। और यस थर्ड सर। है प्लेनरिटी। तीनों कंडीशन मैच हो रहा है, बाकी कहीं पे भी एरोमेटिसिटी दिख नहीं रही है, तो यस मोस्ट स्टेबल सर इसका सेकंड ऑप्शन सेकंड बनेगा। ऑप्शन होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर। हाँ। Which of following compound shows facial and meridional? फैक्मर मतलब फेशियल मेरिडोनियल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ यस रहा है सर। सर। तो सर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं जनरल पहले। फॉर्मूला ये है कि जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं सर, MA3B3। बस इतना याद बस रखना है। दो बहुत लिगेंड है और उनका इंडिविजुअल काउंट 3 है, जैसे कि यहाँ पर अमोनिया के 3, क्लोरीन के 3। बस ये बस। जनरल फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाँ सर, ये थोड़ा बता देते हैं बच्चों को, ये देखिए एनसीईआरटी का है। सेम कलर कौन देता डी है? ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, सेम कलर किसका आता है। यस सर। ओके, जो एनसीईआरटी का एक चार्ट है उसको याद हाँ रखना है। एनसीईआरटी में चार्ट दिया गया है, अलग अलग क्रोमियम कटायंस का कॉपर। कलर मेंशन्ड है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कलर याद रखना है। कॉपर 2+ सबको याद रहता है कि ये ब्लू कलर का है, यस। हालांकि Cr2+ भी ब्लू कलर का है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला Which of क्वेश्चन है following does not belong to same सेम period in पीरियड। modern periodic table? पीरियड का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पैलिडियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम। सर यस सर। यहाँ तो पैलिडियम 5th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, यस जबकि सर। ये इरिडियम, 6th प्लैटिनम, ऑस्मियम 6th पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर है पैलिडियम। पैलेडियम। ये ऑलराइट, किसका है सर? फिफ्थ। ये 5th पीरियड में आता है। तो बस आपको एक पीरियोडिक टेबल का अंडरस्टैंडिंग होता है तो आप इजीली बता सकते हैं, खास करके डी ब्लॉक। सर ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कल हमको मिला था, एफ ब्लॉक का भी पूछा था कि Yes, एफ में sir. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक से थोड़ा सा क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के Configuration. बेस्ड आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चंस पे आते हैं सर। हाँ, ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो थोड़ा मैकेनिज्म से सर हमको यहाँ जाना पड़ेगा, हाँ। थोड़ा सिस्टमैटिकली बच्चों को बताते हैं सर। चलिए शुरू कीजिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा क्रॉस एल्डोल होगा? क्यों सर? ओके, पहला स्टेप क्रॉस क्रॉस एल्डोल। एल्डोल। एल्डोल क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल में होता है। क्रॉस एल्डोल डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ यहाँ पे कार्बन आयन इंटरेस्टिंग चीज बनेगा। क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, तो ये सेल्फ एल्डोल नहीं दे सकता, सेल्फ एल्डोल। जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये इनॉल फॉर्म करेक्शन कर Yes, सकता sir. है। तो इसका यहाँ पर अटैक करा देंगे सर, मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे। तो OH माइनस आयन यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। यस सर, पीछे आ गया क्या? हाँ, ओके, तो यहाँ पे पहला तो कार्बन आयन बनेगा CH3 CH माइनस माइनस CHO, CHO। और उसको हम फॉर्माल्डिहाइड पर अटैक करा देंगे। फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कराएंगे तो क्या यहाँ बनेगा? पर यहाँ पे CH2O-। हाँ, तो O माइनस आएगा। हाँ, यहाँ पे ये वाटर हट से फिर जाएगा, ले लेगा, H ले लेगा H सर ले ना? जाएगा, CH2। हाँ, यहाँ पे CH2 तो फिर से अभी H है। भी इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है, अब मान तो लीजिए ये और एक्सेस एक में बार, और ये एक्सेस दिया था, मान लीजिए एक्सेस में ना दिया रहा था तब तो अब तो इधर ही रुक जाएंगे। रुक जाएंगे। बट क्योंकि एक्सेस दिया है और हाँ। OH माइनस भी है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन फिर और से एक बार चला जाएगा, हाँ, और सेम चीज यहाँ ऊपर कनेक्ट हो यहाँ जाएगी, पे क्या होगा? CH2OH।
देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये जो हम यहाँ पर बना रहे हैं हाँ। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन में हमको दिया है। हाँ। बाय द वे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। नहीं क्यों है। नहीं है? क्योंकि देखिए सिंपल चीज है। फिर से अभी एक्सेस में है हाँ, ये। फिर से एक्सेस में दिया है ना, बट अभी अल्डोल नहीं हो सकता सर। अब क्रॉस अब करने क्या जा रहा हूँ। क्या सोचिए, हाँ क्रॉस कैनिज़ारो कैनिज़ारो। रिएक्शन होगा, क्रॉस कैनिज़ारो। हाँ। तो इसका सर कैनिज़ारो HCHO के साथ अगर करेंगे हाँ, तो ये वाला सर मेरे हिसाब से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये वाला और ये वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर से यहाँ तो पे क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यस, अल्कोहल। CH2OH। तो कौन तो सा होगा सर? करेक्ट आंसर इसका ये फर्स्ट ऑप्शंस बनेगा। इवन ये क्वेश्चन है सर, हाँ MS सर, चौहान में दिया हुआ है। ओके, MS चौहान से ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये बट सर ये क्वेश्चन MS चौहान कंसेप्चुअली में दिया देखा है। जाए ना तो थोड़ा सा ट्रिक प्ले कर रहा ठीक था। है। ऑप्शन भी देखिए, ये वाला जो हमारा हाँ। पहले आंसर आ रहा था ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया था, ये एक्सेस पे हमारा ध्यान रहना ये चाहिए। सबसे पहले ये आ रहा था, उसके बाद ये आ रहा था, फिर लास्ट में ये अभी आया। देखिए इसी को इंटीजर टाइप में कैसे पूछ सकते हैं सर? थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। हाँ। क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज Used। कंज्यूम्ड फॉर 1 मोल ऑफ दिस गिवन रिएक्टेंट प्रोपानॉल्डिहाइड। तो कितनी बार रिएक्ट हुआ? पहली बार हमने यहाँ जोड़ा था, दूसरी बार यहाँ जोड़ा था और तीसरी बार क्रॉस कैनिज़ारो में यूज हुआ। Yes, sir। तो टोटल मोल्स 3 आएंगे। ओके, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यस सर। सर इसमें मैं क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला चीज अब देखिए, सर एक बार आया हुआ था क्वेश्चन कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का आया हुआ था। अब उसी ओके, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे कि हाँ सर, SO शिफ्ट 1 में हमने ये हाँ, देखा था 22 जनवरी को कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का आया था। SO2 प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, तो ये क्या है? बीच में और लाई कर रहा सल्फर है। सल्फर का -2 से +6 +6 रेंज होता है। तो ये बीच में आ रहा है +4, तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एज एजेंट वेल एंड एज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। तो पहला ही यहाँ पर गलत बोल है रहा है इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग बट नॉट सर, नॉट रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। यही गलत चीज है। यही तो गलत। इनकरेक्ट पूछा था, तो यही हमारा आंसर बस है। ठीक है। बाकी ऑप्शन सर एक बार देख लेते हैं। NO2 एग्जिस्ट एज डाइमर N2O4, ये सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? PFI एग्जिस्ट NFI नॉट। NFI क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 हो सकती है। फास्फोरस के पास मैक्सिमम ऑर्बिटल कोवैलेंसी अवेलेबल है। 4, मैक्सिमम वैलेंसी जैसे अमोनियम में। हाँ, कोवैलेंसी अमोनियम बोल रहे हैं, हाँ, कोवैलेंसी अमोनिया के हाँ, केस में बन सकती है। हाँ। ओके, PH3 has lower proton affinity than NH3। ओके, तो ये भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोटॉन एफिनिटी से देख हाँ, सकते हैं ये भी। इसमें मान लीजिए इसका हाइब्रिडेशन होता नहीं सर, तो इसका हाँ, इलेक्ट्रॉन ड्रैगोज रूल के हिसाब ड्रैगोज से बता सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? प्योर S में रहेगा। प्योर तो एस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं देगा तो लोअर प्रोटॉन एफिनिटी होगा। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं सर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। पहला चीज, ये जो गिवन कंपाउंड है इसका हम क्या कर रहे हैं? Br2FeBr3, यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल Br+। तो ब्रोमीन कहाँ पे कनेक्ट होगा? देखिए ये वाला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि ये वाला एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, तो यही डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। ये इसके ऑर्थो पोजीशन से और पैरा। सर ये रहा कॉमन ऑर्थो, ये ब्लॉक्ड होता है, ब्लॉक्ड होता है। यहाँ पे तो कनेक्ट नहीं होगा। ये दोनों पोजीशन सही है, बट मेरे हिसाब से सर यहाँ पर जुड़ना ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइड में CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो इस वजह से अब बच्चे मान लीजिए कहीं भी जोड़ देंगे ना सर, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन मोला ओके, मास हाँ उससे निकालना है। उससे इतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि लेकिन हाँ दोनों कंसेप्चुअली ठीक है। हाँ, तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे भी कनेक्ट किया तो कोई खास फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला पड़ेगा, है। मोला मास नेक्स्ट उसका हम क्या कर रहे हैं? SNHCl, तो ये रिडक्शन NO2 किस में 2 कन्वर्ट हो बार आ जाएगा? चुका है, ये ऑलरेडी 2 NH2। बार आ हाँ, चुका है। डायजोटाइजेशन में पूछा जाता है, SNHCl यहाँ पे वही 2 बार आ करवाया जा चुका रहा है है। ये। फिर डाइजेट डायजोटाइजेशन करेंगे तो N2Cl बन जाएगा ये। और H3PO2 सर, रिडक्शन कल के शिफ्ट में इथेनॉल का क्वेश्चन इथेनॉल पूछा का। गया था, यस सर, और आज ये H3PO2 पूछ रहा है। और सिंपल वहां है, पे मैं लिखा भी था, कल के शिफ्ट में लिखा पूरा भी ग्रुप था हट जाता है कि और दोनों सही बेंजीन है, बन जाएगा। बेंजीन। तो सर जो फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ बन रहा है वो ये, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, हाँ, नहीं तो ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। दो ही यस बन सर। सकता है। इसका मोलर वैसे भी मास हमको निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलिए एक बार कार्बन गिन लेते हैं। C, बेंजीन के 6 6 और ये एक साथ। 7 ओके, हाइड्रोजन लिख देते हैं। बेंजीन के देखिए 2 यहाँ के चले गए, हाइड्रोजन तो चले 4 ही बचे होंगे। 4 4 + 3 7 7, और एक कौन है यहाँ पर? ब्रोमीन है। तो 7 × 12 प्लस 7 × 1 प्लस ब्रोमीन का सर 80, मॉलिक्यूलर वेट 80। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर 171 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में भी है 171।
तो सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस थे, प्रोडक्ट लिखना था और उसका मॉलिक्यूलर वेट बताना था। ऑलराइट, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं सर। ये तो ओके, आसान है। सिंपल सर। ये यस तो सर। इलेक्ट्रॉन्स इसका कितने आएंगे? क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन बीआरएफ डिफिशिएंट। बीआरएफ3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फर्स्ट का इसका फोर्थ मैच होगा, ये रहा। कंप्लीट ऑक्टेट। CCl4CO2 कंप्लीट यस सर। ऑक्टेट, तो इसका इसका थर्ड मैच एक्सपेंडेड। हो जाएगा। इसका और सर इधर ही आंसर आ गया सर हमारा। हाँ सर। फर्स्ट दो सॉल्व करते ही, फर्स्ट का ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CCl4CO2 कंप्लीट ऑक्टेट। अगर हम PCl5 BRF5 की बात PCl5 करें तो एक्सपांडेड, वो भी सही हो गया। हाँ, और NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इससे है, उसमें पैरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि वो यस सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑलराइट सर, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यस सर। ये भी नेम ओके, रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शंस। एक बार आ चुका है ये क्या है सर? ये सर फिटिंग है। ये वाला सर इससे पहले वाले शिफ्ट में भी आया था, यस सर। मोला मास बाइफेनिल निकालने बनाया था वहां पे। मोला मास निकालने हाँ, के लिए। ये फिटिंग वाला रिएक्शन है। और और इसका ये होगा। देखिए बेंजीन रिंग जब रिएक्ट करेगी Na के साथ 2,2, तो इस वाले को बोला जाता है फिटिंग। एल्काइल हैलाइड रहेगा अल्काइल तो हैलाइड RX रहेगा तो वुड्स वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन। और एराइल हैलाइड रहेगा तो फिटिंग रिएक्शन। और सर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक बेंजीन रिंग है और एक अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स इसको बोला फिटिंग। जाता है वुड्स फिटिंग। तो यहाँ और पर ऑप्शंस पिछली में भी है, देखिए। सर वुड्स फिटिंग वाला ये ऑप्शन ना पिछली बार नीट में भी आया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नेम्ड रिएक्शन से। यहाँ पर दो पूछे गए हैं, फिटिक पूछा गया है और वुड्स वुड्स फिटिक फिटिंग। पूछा गया है। तो पहले के लिए सर कौन सा मैच हो रहा है? फिटिक। फर्स्ट के लिए क्यू, ओके। सेकंड के लिए क्या मैच हो रहा है सर? ये तो सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमेयर। तो सेकंड के लिए पी मैच होगा। यस ऑलराइट, सर। थर्ड के लिए सर वुड्स फिटिक, वुड्स अभी हम फिटिंग। डिस्कस कर रहे थे आर। आर। और फोर्थ वाला स्वार्ट्स, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी देखो बॉल्स इस केस में आए नहीं है, बॉल इस केस में भी हाँ, बहुत वो एक इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, हाँ, वो हो स्वार्ट्स सकता है आ कि गया। अगले टेस्ट में आ जाए। एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, याद रखो स्वार्ट्स। एल्काइल एराइल फ्लोराइड बनाना है तो बाल इस केस में। यस, इसको ऑलराइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेसेंस टेस्ट में कोवैलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक। बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवैलेंट इन नेचर। अब उसमें से अगर हमको नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इनको डिटेक्ट करना है तो हमें पहले उन चीजों को आयोनिक में कन्वर्ट करना जरूरी इसीलिए है। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये हाँ, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं क्योंकि वो आयनिक कैरेक्टर में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सर बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है Na4FeCN6, ओके, ये गिव्स प्रूशियन ब्लू विथ Fe2SO4 होल थ्राइस। Fe2SO4 होल थ्राइस में Fe3+ है। तो Fe3+ को अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करते हैं FeCN6 4-, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा सर? FeCN6 होल थ्राइस। यही हमारा पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ आर करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि किसी कोई बच्चा भेज रहा है कि ये ऑप्शन कुछ और है, कोई बच्चा भेज रहा है कोई सर, और ऑप्शन है। मैंने एक जगह पे क्वेश्चन देख रहा था, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेज रहे थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो वही है सर, फ्रुक्टोज डज नॉट कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, फिर भी ये टॉलेंस को टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है, टॉलेंस के साथ ये बिल्कुल टेस्ट देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है। सेकेंड स्टेटमेंट सर जो मुझे दिख रहा था उसमें क्या बोल रहा था, फ्रुक्टोज को अगर बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो वो अल्डिहाइड में रीअरेंज हो जाता है। सर ये भी सही है, ये भी सही है क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो बेसिक मीडियम में टॉटोमराइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? यस, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो वाले को भी पकड़ ले तो उसको भी कर सकते हैं, बट फिलहाल जो हमारे सामने आ रहा है सर, मान लीजिए ये भी ऑप्शन आ सकता है कि जैसे में कि ग्लूकोज है बेसिक मीडियम में कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। वो भी सही है, टॉटोमर्स है ना, टॉटोमर्स है तो वो भी सही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सर मैनोज, तीन चीजों को हमें याद रखना चाहिए, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। सर इस क्वेश्चंस पे आते हैं। डाइसैकेराइड इफ रिड्यूसिंग ग्रुप इज बॉन्डेड, अगर रिड्यूसिंग ग्रुप बॉन्डेड तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, ये सही लिखा है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज में बिल्कुल वही हो रहा है।
जबकि अगर फंक्शनल ग्रुप आर फ्री देन दे आर रिड्यूसिंग, एग्जांपल माल्टोस लैक्टोज। फंक्शनल ग्रुप ये मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है, फंक्शनल ग्रुप मतलब हेमी अल्डिहाइड वाला। हेमीएसिटल। हाँ, तो हेमिएसिटल में कन्वर्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सर करेक्ट आ रहा है। इसमें हेमीएसिटल होता है और इसमें हेमीएसिटल सर बॉन्डेड हो जाता है वो, नहीं होता नहीं है। होता है। हाँ, ओके, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स हमारा और अभी आंसर है। अभी देखिए सर, इसमें अभी ये क्वेश्चन ये आया कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होता हाँ, है। C1 C4 C1 C2 अल्फा ये है, बीटा है, ये भी आ वो सकता पॉइंट है। भी इंपॉर्टेंट है, आ Important। सकता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गिब्स एनर्जी के इसको साथ थोड़ा रिलेट सा करके आ करेक्शन रहा कर है। देते हैं, इसके बीच ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये पूरा एक सिंगल एरो है यस और सर, इसके ऊपर ये ई नॉट की वैल्यू दिया है 2.0 वोल्ट। यस सर। सेम सर मुझे ये वाला भी लग रहा है, हाँ, ये सिंगल एरो थोड़ा ये वाला ये वाला है ना, Fe से लेकर Fe2 प्लस 0.8। 0.8 वोल्ट हाँ, और Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.5 वोल्ट। यस सर। तो यहाँ पर हमें किसका ई नॉट पूछा है? FeO42 माइनस से Fe2 प्लस का पूछा है। यानी यहाँ तो से यहाँ से लेकर यहाँ सर मैं एक बार नीचे इसको लिख देता हूँ, हाँ, FeO42 माइनस से Fe3 प्लस, इसका हमें दिया हुआ है 2, 2 ये 2.0 वोल्ट और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का कितना दिया है सर? 0.8। 0.8। ओके, और पूछा किसका है? FeO4 से लेकर Fe2 प्लस का पूछा है। यस सर। ऑलराइट, सो सर यहाँ पर डेल्टा जी वाले कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि सिंपली कुछ बच्चे ऐड कर दिया होंगे। हाँ, देखिए उसके उस कंसेप्ट पर थोड़ा सा आते हैं हाँ, सर। ई नॉट जो होता है ये इंटेंसिव Intensive प्रॉपर्टी property है कि एक्सटेंसिव? इंटेंसिव Intensive। है, नॉन क्योंकि एडिटिव इंटेंसिव होता है है। तो एडिटिव नहीं होगा। हम्म, जबकि गिब्स एनर्जी, एनर्जी वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक्सटेंसिव कैरेक्टर के होते हैं और इस वजह से हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये गिब्स एनर्जी से ऐड करने वाली यस सर, चीज है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ही अप्लाई डायरेक्ट कर। फॉर्मूला है जो हम ई नॉट निकाल रहे हैं, इट विल बी N1E1 प्लस N2E2, अपॉन यस सर, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2। तो फर्स्ट केस में पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, तो Fe कहाँ से कहा जा रहा है? यहाँ पर प्लस Fe 6 से प्लस 6 से जा रहा है प्लस प्लस 3, 3, तो तो N1 यहाँ क्या पर बन n की जाएगा? वैल्यू 3 होगी 3 हो जाएगा। और उसका e कितना दिया है? 2, 2 है ना, इसका e दिया है 2। सेकेंड केस में 3 प्लस 2 प्लस है तो 1। n की वैल्यू 1 है और उसका e दिया है 0.8 हाँ सर। डिवाइडेड बाय 4 n1 प्लस n2, तो 4 3 प्लस 1 4 4। अगर हम इसको सॉल्व करते तो 1.71 वोल्ट आता है। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर पूछा यस था, सर, तो 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो आंसर विल बी 2। 2। यस सर, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट सर, गिब्स एनर्जी पर बेस्ड और एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। सर सिमिलर क्वेश्चंस दिखे थे, वो बोल रहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी और डेल्टा एच का क्या वैल्यू होना चाहिए एट एनी गिवन टेम्परेचर। ऐसे हम इससे पहले वाले शिफ्ट में देख रहे थे, अभी शिफ्ट में वैल्यूज दे के पूछ रहा है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। डेल्टा एच कितना दिया है? 55 किलो जूल, किलो का 1000। हाँ, तो किलो का हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा 55,000 माइनस टेम्परेचर कितना दिया? 25, अगेन केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 298 और डेल्टा एस कितना दिया है? 175 जूल में दिया, एज इट इज लेंगे 175। अगर हम ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो 2850 जूल्स में आंसर आता है। यही इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और 2850 हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? देखिए कैरियस मेथड से क्वेश्चन आ रहा है सर, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, आप फॉर्मूला बताइए सर। कैरियस मेथड का फॉर्मूला, परसेंटेज सल्फर इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 32 मतलब सल्फर का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट BaSO4, उसका आता है 233 इनटू मास ऑफ क्या लेना है पहले हमें? जो मास ऑफ दे रखा बेरियम सल्फेट, ये गिव्स इतना मास ऑफ बेरियम सल्फेट का मास लेंगे 466 ग्राम, यस सर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके 160 और परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100% करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर आता है एग्जैक्ट 40%। तो वैसे भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर विल बी 40। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके सर, ये तो मैथमेटिक्स आ गया। अब हमारे ओके, जेई हेड सर आएंगे और वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर मैं अपने जेई हेड सर को वार्म वेलकम करना चाहता हूँ। प्लीज सर आइए। थैंक यू सर।
माइक दे दीजिए सर मुझे। आप सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ले लीजिए। ओके सर, चलिए आप इसको अभी खत्म कर ओके सर, दीजिए। थैंक यू। ओके ओके सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ओके, तो चलिए फटाफट मैथ्स का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई में क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट आ रहा है तो उसका फायदा उठाइए। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट, सॉरी, ओके, कि इफ फर्स्ट टर्म इज 3, तो पहला इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया क्या कि a1 इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है उसको सपोज S1 to 4 बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि 1/5 S5 to 8, राइट। 1 से 4 तक के जो फर्स्ट टर्म से लेके 4th टर्म तक का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1/5 सम ऑफ 5th to 8th टर्म, ठीक है। तो अब सपोज पहला टर्म अगर a है या फिर a1 है तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो दूसरा अगला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 + d हो जाएगा। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 2d हो जाएगा। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 3d हो जाएगा, यही होगा। तो 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12, 3d + 2d 6d प्लस, सॉरी 3d + 2d 5d, 5d + d 6d। तो ये आ गया कितना, 12 + 6d। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज S14, राइट, S1 to 4, ओके। अब S5 to 8 की अगर वैल्यू निकालनी है मेरे को तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इसमें देखो S5 to 8 में कहां से वो स्टार्ट होगा सम, तो 3 + 4d से स्टार्ट होगा, 3 + 4d, 3 + 5d, इस तरीके से। तो हर टर्म में 4d ऐड हो गया। तो कितनी बार 4d ऐड किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो 4 बार 4d ऐड किया मतलब 16d ऐड किया बेसिकली। तो इसी में अगर मैं 16d ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, S5 to 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, खत्म। यहाँ वैल्यू पुट करो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 12 + 6d इज इक्वल टू 1/5 इंटू 12 तो 16d + 6d कितना हो गया, 22d। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म क्वेश्चन। 60 + 30d इज इक्वल टू 12 + 22d। यहां से सॉल्व करो इसको, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो ये हो गया कितना, 8d हो गया, ये इधर गया -48 हो गया। 8d इज इक्वल टू 48 मतलब d इज इक्वल टू -48/8 विच इज -6, है कि नहीं। तो अब कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो मतलब एपी मिल गया। फर्स्ट टर्म पता है, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस पता है तो और क्या चाहिए तुमको, तो तुमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, इस नंबर ऑफ टर्म्स का यूज कैसे किया जाए, तो उसके लिए लिखेंगे अपन एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, तो एसएन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। कब पढ़ा है आपने, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। चलिए तो यूज करते हैं इसका, इस फॉर्मूले का। तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20/2 इंटू 2a, तो a कितना है 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस n-1, n-1 तो n है 20 - 1 कितना हो गया 19 इंटू d की वैल्यू कितनी हो गई तो d की वैल्यू है -6, पुट कर दीजिए 6। पहले तो यहां से 2 से कैंसिल कर दीजिए 10, 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 इंटू 10 हो गया 60, और इंटू तो देखो -19 + 1 कितना हो गया, तो -18 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर -1080, फाइनल आंसर, खत्म। इतना ही था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई गलती नहीं होगी। और सोचिए जेई मेंस में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया 3, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डॉटर सच दैट, इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए, सच दैट ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, कि सारे वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए। देखना यहां पे दो तरह के वेरिएशन आते हैं, कौन सा, सच दैट नो वॉवेल्स आर टुगेदर एंड सच दैट ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया भी था कल के शिफ्ट में, अगर आपको याद होगा तो, बॉयज और गर्ल्स वाला, राइट। उसमें क्या था, तो उसमें दो तरह की चीजें पूछी हुई थी, एक में सब टुगेदर थे, एक में कोई साथ में नहीं था, ठीक है।
तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस केस में बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कितने वॉवेल है, तो देखो 1 2 3, 3 वॉवेल है, तो 3 के तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है, 3 में से 2 साथ में हो सकते हैं, चलेगा, ठीक है, अच्छा। तो अब इस केस में क्या करें, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें से वैसे केसेस हटा देता हूं मैं, सबट्रैक्ट कर देता हूं, जिसमें कि क्या हो गए कि तीनों वॉवेल साथ में हो गए, तो तीनों वॉवेल साथ में हो गए तो तीनों को एक बॉक्स में बंद कर दो, तो एक बॉक्स में अगर बंद करूंगा तो इस बॉक्स में लिख लो क्या, AUE, ठीक है। अब बचा क्या और मेरे पास, तो बचे मेरे पास कॉन्सोनेंट्स, कौन कौन से, D बचा, G बचा, H बचा, T बचा, R बच गया, इतना ही बचा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे अगर अरेंज करना है तो मेरे पास अरेंज करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 फैक्टोरियल इनटू बॉक्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3, तो वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, उसको किसने रोका है, किसी ने रोका है उसको, तो ये मिल गया आपको। अब यहां से क्या कर लो, 6 फैक्टोरियल मतलब 720 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अब यहां क्या बचेगा, 8 इंटू 7 56, राइट, माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, तो देखो ये हो गया 720 इंटू 50 विच इज 36,000, सिंपल। ऑब्वियसली यहां पे ये जो चीज है कि ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, इस पे फोकस करना था थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वही कंफ्यूज होंगे कि ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर है तो क्या वो सारे वॉवेल साथ में नहीं होंगे या फिर कि कोई भी वॉवेल साथ में नहीं होगा, ये मीनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। और अलजेब्रा में मैक्सिमम मोस्टली पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में अक्सर बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लैंग्वेज का, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्या बोल रहा है कि 2 बायस डाइज आर टॉस्ड, तो बायस मतलब आपको पता है, राइट, बायस मतलब क्या होता है, तो बायस मतलब होता है जिसमें कि हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं हो, ठीक है। तो अभी देखो जो डाई 1 है, ठीक है, डाई 1 की अगर बात कर रहे हैं तो डाई 1 पे क्या है, 1 है 2 फेस पे, मतलब उस पे क्या क्या आ सकता है, 1 1, देन 2 ऑन 2 फेसेस, तो 2 भी 2 फेस पे है, देन 3 एंड 4, तो ये है लिस्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाई 1, ठीक है, ओके। डाई 2 की अगर बात करते हैं, तो डाई 2 की अगर बात करते हैं तो उसपे क्या है कि डाई 2 हैज 2 ऑन 2 फेसेस, 4 on 2 faces and 1 and 3 on other faces, ठीक है, ओके। ओके, ओके, तो अभी यहां से प्रोबेबिलिटी मुझे किस चीज की कैलकुलेट करनी है कि सम या तो 4 आए या तो 5 आए, ओके। तो 4 कैसे आ सकता है सम, 4 कैसे आ सकता है सम, तो 4 आ सकता है या तो 1 + 3 आ जाए, या तो 2 + 2 आ जाए, या तो 3 + 1 आ जाए, 5 कैसे आ सकता है, तो 5 आ सकता है या तो 1 + 4 आ जाए, या तो 2 + 3 आ जाए, या तो 3 + 2 आ जाए, या फिर 4 + 1 आ जाए, ठीक है, ओके। तो अभी 1 + 3 कैसे आ सकता है, तो पहले डाई पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, तो पहले पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 कितने तरीके से कितने 1 आउटकम्स है, दो जगह, दो अलग अलग फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो इस पे प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 आने की वो क्या हो जाएगी, 2/6, दो फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2/6, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3,
सिमिलरली दूसरे डाई पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 3 एक ही फेस पे लिखा हुआ है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 प्लस 2 + 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी फिर से देखो 2 है, तो मतलब 1/3। यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी देखो फिर से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं प्लस बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखो ये जब लिखा था, मैंने लिखा था कैसे 1 + 3 आएगा या फिर 2 + 2, तो या फिर मतलब और मतलब यूनियन, ठीक है। और पता है आपको कि ये जो क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है, ठीक है। मतलब कि ये साथ में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 डाई फेंके, उस पे 1 और एक पे 1 आया, एक पे 3 आया, ये भी केस हो जाए और 2 और 2 वाला भी केस एक ही साथ हो जाए। एक ही साथ नहीं हो सकता, हो सकता है कि एक केस में ऐसा हो, दूसरा केस में अलग हो, अगली बार आपने थ्रो किया, हो सकता है 2 + 2 आ जाए, ठीक है, वो हो सकता है। तो इसलिए क्या है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए कैसे केसेस हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं तो उसमें पता है आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो अभी यहाँ पे अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यूनियन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूनियन में आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को प्लस करते जाओगे। तो इसलिए देखो मैं प्लस करते जा रहा हूँ। ओके, फिर 3 + 1, तो यहाँ पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? तो वो भी 1/6। ओके, अब 5 का केस देखते हैं। तो 1 + 4, तो इधर वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, तो यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। यहाँ पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 1/3, राइट। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 4 थे, प्लस नेक्स्ट 2 + 3, तो यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। यहाँ पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो ये यहाँ पे वो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है, प्लस यहाँ पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, और यहाँ पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/3, ठीक है। और यहाँ पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब करना कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/36 प्लस 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/36, सॉरी, ठीक है। तो देखो 1/36 1/36 मिलके हो गए 1/18, फिर 4 1/18 है तो 4/18 हो गया, 4/18 मतलब 2/9, 2/9 प्लस 2/9 कितना हो गया? 4/9। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4/9, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ITF का कि cos इनवर्स ऑफ 12/13 इंटू cos x प्लस 5/13 इंटू sin x, ठीक है, वेयर x लाइज बिटवीन 5/2 टू पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ओके। तो देखो इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो x के टर्म में ही आएगी, ऑप्शन शायद हमें अवेलेबल नहीं था, बट कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आपने cos a प्लस बी, सॉरी cos a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, राइट, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? लेट्स कॉल इट cos अल्फा, ठीक है, लेट्स कॉल दिस sin अल्फा। दोनों का सम का दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, ये आई होप आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो ये cos अल्फा है, cos x है, ये sin अल्फा है, sin x है, तो ये cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x, तो ये क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b। मतलब इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x माइनस अल्फा, लिख सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर π/2 से पाई के बीच में, तो उसमें से अगर मैं ये अल्फा सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी? तो x माइनस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी कहीं ना कहीं कुछ 0 से लेके और पाई के बीच में ही लाई करेगी, मतलब पहले दो क्वाड्रेंट के बीच में ही लाई करेगी, है कि नहीं? अच्छा, तो अगर ये आपको पता है कि x माइनस अल्फा की जो वैल्यू है, क्योंकि देखो अल्फा जो है ना यहाँ पे,
अब देखो cos अल्फा की वैल्यू कितनी, 12/13, 12/13 मतलब ऑलमोस्ट 1 है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, राइट, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तो x में से आपने ऑलमोस्ट 0 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, x में से क्या किया आपने, ऑलमोस्ट 0 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, π/2 से थोड़ा छोटा होगा, सॉरी हाँ π/2 से थोड़ा छोटा होगा इसका इंटरवल, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी π/2 से थोड़े छोटे से पाई से थोड़े छोटे तक, ठीक है। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक यही है इसका इंटरवल। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो भाई ऐसा होता है, ये है आपका पाई, तो 0 से पाई में देखो किस चीज का ग्राफ मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स का, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली x माइनस अल्फा। अब भाई क्वेश्चन है कि अल्फा तो अपन खुद से माने ना, तो अल्फा तो उसको हटाना पड़ेगा, तो अल्फा हटा दो, चलो तो tan इनवर्स के टर्म में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो देखो ये साइन है, साइन बाई कॉस होता है tan, तो 5/12, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x माइनस tan इनवर्स 5/12, ठीक है, ओके। तो चलिए, उतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, आईटीएफ का सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर मतलब थोड़ा भी अगर किसी को आईटीएफ पता है, जो बेसिक अगर cos इनवर्स cos x अगर उसने पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद के लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, कई सारे आपके मॉड्यूल में भी थे, और पीवाईक्यू में भी शायद एक क्वेश्चन है, शायद पिछले साल का। तो अभी ये क्या है, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर एडेड टू दिस रिलेशन, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इसको इक्विवेलेंस बनाना है। अच्छा, तो इक्विवेलेंस बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, राइट, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, तो इसमें 1,1 डालेंगे, इसमें 2,2 डालेंगे, 3,3 डालने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 4,4 डाल देंगे, बन गया रिफ्लेक्सिव, राइट। अच्छा, अभी बनाते हैं इसको क्या, सिमेट्रिक, तो देखो 1,2 है बट 2,1 नहीं है, तो इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है, 2,3 है, 3,2 नहीं है, मैंने डाल दिया, बन गया अभी सिमेट्रिक। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, चलो ट्रांजिटिव बनाते हैं, तो देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए था कि नहीं, तो 1,3 होना चाहिए था, तो चलो 1,3 डाल दो, और अब देखो फिर से सिमेट्री गायब हो गई, तो सिमेट्री फिर से वापस लाने के लिए 1,3 है तो 3,1 भी डाल दीजिए। अब देखो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो अभी कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, ओके। तो अभी देखो ये क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, mod of z upon z plus iota is equal to 2, this represents circle with center p, ठीक है, then the distance of p from d, where d का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला, क्या है कॉन्सेप्ट बोलिए उसको, कि अगर कभी भी z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू अगर k है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सर्कल का इक्वेशन होता है, और इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या करता है, Z1 और Z2 को, Z1 और Z2 के जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग Z1 Z2 है उसको k² के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। आई बात समझ में, सेंटर क्या करता है, Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को k² के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन का तो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है ना,
तो बस वही करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब 4:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा किसको, Z1 Z2 को। तो Z1 यहाँ पे क्या है, तो ओरिजिन है भाई, देख लो Z-0 लिखा हुआ है वो, ठीक है। अच्छा Z2 क्या है, तो Z2 कुछ नहीं है, माइनस आयोटा है, और क्या है कि नहीं, क्योंकि ये ध्यान देना कि Z-Z2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आयोटा ले लोगे, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन नहीं तुम्हारा सॉल्यूशन गलत ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इधर कहीं पे आपका ये होगा, पॉइंट P होगा जो कि आपका सेंटर है, जो कि क्या कर रहा है इसको 4:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, चलिए। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि भूल जाओ अब कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,0, ये पॉइंट क्या हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 0,-1, ठीक है। तो अभी लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, तो 4 इंटू 0 नहीं, हाँ 4 इंटू -1, क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट बस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन की बात की थी मैंने और मैं ही गलत कर रहा हूं, -1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 -1, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा -4/3। तो यानी ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, क्या मिल गया 0,-4/3, सही है। इसका कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया 0,-4/3। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, 1,5 से इसका डिस्टेंस निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो रूट अंडर 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 4/3 मतलब 5 + 4/3 मतलब 15 + 4 19/3 का स्क्वायर। तो 1/3 बाहर कॉमन ले लीजिए, रूट के अंदर हो गया 9 + 361 दैट इज 370, तो डिस्टेंस आ गया √370/3। तो रूट के अंदर अगर 3 को ले लोगे आप तो 9 हो जाएगा ऑब्वियसली, इसलिए ऑप्शन आई थिंक, एक सेकेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि 370/9 ब्रैकेट के अंदर है उसमें, तो रूट अंडर 370/9 आपका आंसर हो गया, सही है। तो बस यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था, ये कॉन्सेप्ट, कि कभी भी अगर आपको मॉड ऑफ z - z1 बाय मॉड ऑफ z - z2 इज इक्वल टू k मिले, तो उस केस में सर्कल का अगर सेंटर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जो सेंटर है वो क्या करेगा, z1 z2 को k²1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, अभी क्या बोल रहा है, कंसीडर दिस सेट दिस, ठीक है, then the number of AP that can be formed using the elements of the set S such that the first term is 1 and the last term is 1000, ठीक है। पहला टर्म 1 होना चाहिए, लास्ट टर्म 1000 होना चाहिए। इस तरह के कितने एपी हो सकते हैं जिसमें कि सारे एपी के जो टर्म्स होने चाहिए इसी सेट से आने चाहिए, ठीक है। अब इसी सेट से आने चाहिए मतलब इसमें क्या है, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब कि जो मेरे एपी के जो टर्म्स होने चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, है कि नहीं। अब सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, इसका सिंपल एक कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है आपको, क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है वो भी नेचुरल नंबर हो, तभी तो ऐसा होगा। अगर फ्रैक्शन हो गया कॉमन डिफरेंस तो आप ऐड करोगे वो तो फ्रैक्शन आएगा, मतलब रैशनल नंबर आएगा, उसका फिर इंटीजर तो नहीं रहेगा ना वो, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर तो नहीं रहेगा ना वो, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो सबसे जो मिनिमम आप ले सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या ले सकते हो, तो देखो 0 नहीं ले सकते हो ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 लोगे तो फिर लास्ट टर्म 1000 नहीं आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए सबसे बेसिक केस में आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखो कि 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस n - 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखा है an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू डी। 1 उधर ले आके सबट्रैक्ट किया, 999 इज इक्वल टू n - 1 इंटू डी।
अभी पहले एपी के लिए मैं क्या करूंगा, तो डी की मिनिमम वैल्यू 1 लेता हूं, तो डी की वैल्यू जैसे ही 1 लूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। तो यहां से आपका एक एपी आ गया, ठीक है, यहां से आपको मिल गया एक एपी, जिसमें कि 1 2 3 इस तरीके से सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। दूसरे केस में देखो, अभी यहाँ पे डी की वैल्यू 2 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि उस केस में देखो n-1 भी तो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए ना, अगर n-1 नेचुरल नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, -1 नेचुरल नंबर है, n-1 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए था, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो डी की ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि क्या हो, 999 का फैक्टर हो। तो 999 का फैक्टर क्या क्या है, तो इसका फैक्टर है 1, इसका फैक्टर है 3, इसका फैक्टर है 9, इसका फैक्टर है आई थिंक 27 भी है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं। 999 तो 3 से गया 333 टाइम्स, फिर 3 से गया 111 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स 7 टाइम्स 37, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 37, ठीक है, देन 37 इंटू 3 111, देन फिर 333 एंड देन लास्टली 999, यही इतने फैक्टर्स होंगे इसके, यही इतने डिवाइजर्स होंगे ना, तो अब डी की वैल्यू बारी बारी से सबके लिए ले सकते हो आप। तो डी की वैल्यू अगर आप लोगे बारी बारी से तो कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग एपी मिल जाएंगे, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये काउंट करना था कि कितने फैक्टर्स हैं, और बारी बारी से डी की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, आई बात समझ में, ओके। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको बस यही करना था, आपको ये चीज दिमाग लगाना था कि n-1 आपका एक नेचुरल नंबर है, तो d भी एक नेचुरल नंबर होगा, तभी सारे जो टर्म्स आपको मिलेंगे वो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 999 आएगा, क्योंकि जो कि एक नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। ओके, तो अभी देखिए एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, तो एडजॉइंट की वंस अगेन कुछ प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स का इनवर्स इंटू b, ठीक है, वो इनवर्स यहां नहीं होना चाहिए था, वो इनवर्स यहां होगा, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। तो अभी a इंटू, तो एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स क्या हो गया, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स इंटू a इनवर्स का इनवर्स इंटू b, ठीक है। अच्छा, अभी b इनवर्स इंटू a इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ab का इनवर्स, है कि नहीं। अच्छा, अभी एडजॉइंट ऑफ ab के इनवर्स को क्या बोल सकते हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ ab के इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ab बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ab। कैसे आया, समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं, ab के इनवर्स से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है राइट, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। तो ab इनवर्स के डिटर्मिनेंट से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ab इनवर्स का इनवर्स मतलब ab, तो ab बन गया वो, और आपने फिर बचा जो है यहाँ पे क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ab का पावर -1 मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ab। अब इस पूरे का पावर क्या है, -1 है इंटू b। तो अभी देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ab का पावर -1 मतलब वापस ये ऊपर चला गया, तो अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर भेज दिया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की इज्जत नहीं होती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, a इंटू ab का इनवर्स इंटू b। अच्छा, ab का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो देखो ab के जगह पे अपन क्या करते हैं ना, ओपन करने से पहले, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दिया कम्यूटेटिव, मतलब कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ab की जगह bा लिख लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ab इंटू ए
इंटू बी ए का इनवर्स इंटू बी। अब इसको ओपन करो तो अब ये क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू बी। ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आई। बी इंटू बी इनवर्स क्या हो गया, आई। आई इंटू आई क्या हो गया, आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई। आया समझ में? बस वही एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज लगी है और कुछ नहीं है। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, बट कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव नहीं था, सबसे अच्छी बात। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास लॉन एक्स, ठीक है, और जी एक्स ये एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो डोमेन का क्वेश्चन है, डोमेन के क्वेश्चन आपने बहुत किया, अपराध किए हुए हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले कि भाई लॉग का जो डोमेन के लिए हमेशा क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो बाहर वाला जो फंक्शन है सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, लॉन एक्स है। तो लॉन का डोमेन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो लॉन के अंदर क्या है, जी एक्स है ना, तो यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, जी एक्स ग्रेटर देन 0 मिल गया। ओके, तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अभी देखो ग्रेटर देन 0 का तो काम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझो, क्या कि नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज दिया हुआ है ये भी तो 0 नहीं होनी चाहिए ना। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने हमेशा रैशनल फंक्शन में देखा है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा बताना क्या होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो देखो क्या होगा, b स्क्वायर, तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 8, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये जो चीज है हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर जो चीज है ना वो हमेशा पॉजिटिव है, तो मुझे टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो अब अपन बिंदास काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखो। तो न्यूमरेटर को देख के ना कुछ तुमको फील आ रही होगी, पता है क्या फील आ रही होगी, कहीं ये वाली चीज ऊपर फैक्टराइज करने पे आ तो नहीं जाएगी ना। तो चलो देखते हैं, तो नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब। अभी देखो यहाँ पे प्लस 2 था, यहाँ पे माइनस 2 था, इसका प्लस 1 चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ ना, प्लस एक्स स्क्वायर एक बार ऐड कर देता हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो चलो प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक सब पहले से ही सब्ट्रैक्टेड है, तो उसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अभी देखो पहले जो 3 टर्म है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लास्ट के 3 टर्म में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सेम चीज यहां माइनस 1 कॉमन लेने पे बचेगी, तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, और इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये बच गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है ये कभी अपना साइन नहीं चेंज करेगी, मतलब ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब आंख बंद करके कैंसिल कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो मना नहीं करेगा तो कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो अभी क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इससे सिंपल आपको क्या मिलेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक्स या तो लेस देन माइनस 1 या फिर एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अभी यहां से आपको ये पता है कि इसके लिए ये ऐसा आ रहा है, राइट। तो अभी इसमें से इन चारों में से आपको कौन सा दिख रहा है कि जो कि इसके लिए इसका सबसेट है, तो इसका सबसेट कौन है, 1 से इन्फिनिटी वाला पार्ट है, तो 1 से इन्फिनिटी वाला इसका सबसेट है, इसलिए 1 से इन्फिनिटी आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके,
और हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 बोला है ना, तो फिर तो ये ऑब्वियसली आप इसको इग्नोर कर दोगे, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए केवल 1 से इंफिनिटी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके ऑसम। ओके तो अभी इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में आपको बताएगी, देखो अगर इसका सम और इसका सम 2 आ रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, यहाँ पे या तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट चूज करो और उसमें दूसरे वाले ब्रैकेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको ऐसे लिखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 का पावर 11/3 है, कुछ मत करो उसको x प्लस 15 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पावर क्या हो गया 11/13 हो गया, और x प्लस 15 का पावर 11/13 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो यहाँ पे पहले से ही 15/13 था, तो उसमें अगर मैं x प्लस 15 का पावर 11/13 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस से मैं पावर ऐड होगा, तो 11/13 प्लस 15/13 कितना हो गया 26/13, राइट। तो 26/13 मतलब बेसिकली ये बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये 11/13 प्लस 15/13 ये हो जाएगा आपका 26/13 विच इज 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली इसको लिख लो x प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो चीज दिख रही है इसको मानना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को मानना है आपको t। तो चलो मानते हैं, तो यहां से लिखो कि x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिल जाएगा x प्लस 15 का होल स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर हो जाएगा तो न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस फिर मतलब 1 नहीं x प्लस 15 आ जाएगा, एंड माइनस फिर x माइनस 1 को छोड़ देंगे और x प्लस 15 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 15 प्लस 1 16, तो 16 बाई एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो देखो x प्लस 15 का होल स्क्वायर तो पहले से ही दिख रहा है ना, तो कुछ मत करो, इसमें 16 से मल्टीप्लाई एंड 16 से डिवाइड कर दो। इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रल dt अपॉन t का पावर 11/13। तो t का पावर 11/13 को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ पे इरेज करके वापस लिख देता हूं मैं, t का पावर माइनस 11/13 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/16 इंटू टी का पावर 2/13 आई थिंक, राइट, टी का पावर 2/13 डिवाइडेड बाई 2/13। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया 13/32 इंटू टी का पावर, ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान रखना है प्लस सी तो होगा ही, तो इंटू टी क्या है, तो टी है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 15 का होल पावर 2/13 प्लस सी, खत्म। तो 13/32 किस में है, 13/32 फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन में है, पहले में x माइनस 1/15 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 15 है, पहला आंसर करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे पिछले 5-6 साल का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जेईई अक्सर पूछता है, तो इसलिए अगर जिनका शिफ्ट अभी बचा हुआ है ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर अभी नहीं मिला तो हो सकता है आपको कि सेकंड सेशन अप्रैल वाले सेशन में भी ऐसे तरह के क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, k1 k2 कुछ दो कांस्टेंट्स हैं, और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या कीजिए पहले लिमिट सॉल्व कीजिए यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो LHL कैलकुलेट करते हैं, तो LHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2 इंटू साइन k1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन k2 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे,
आप बोलोगे देखो आपको मैंने क्लास में बताया था कि साइन ऑफ समथिंग ऑफ द टाइप 0 बाई सेम थिंग ऑफ द टाइप 0 क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में? आपको उसमें भी बताया था मैंने क्या कि साइन समथिंग ऑफ द टाइप 0 बाई सेम थिंग ऑफ द टाइप 0 क्या होता है, 1 होता है। तो x टेंडिंग टू क्या है, 0 माइनस है ना, तो 0 अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 के आसपास रखता हूं मैं तो ये क्या हो जाएगी, 0 इंटू एनी कॉन्स्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया। और नीचे भी क्या है, 0 है, बट सेम थिंग ऑफ द टाइप 0 नीचे नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो अलग अलग लिमिट बना देंगे और क्या करेंगे, k1 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले लिमिट में और k2 प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि साइन k1 प्लस 1 इंटू एक्स बाई k1 प्लस 1 इंटू एक्स इंटू k1 प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन k2 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई k2 प्लस 1 इंटू नीचे x है ऑब्वियसली इंटू k2 प्लस 1, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या हो गई, साइन समथिंग ऑफ द टाइप 0 बाई सेम थिंग ऑफ द टाइप 0। इस पूरे चीज की जो वैल्यू है, इस पूरे चीज की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 1 इंटू k1 प्लस 1 k1 प्लस 1, 1 इंटू k2 प्लस 1 k2 प्लस 1 ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 इंटू k1 प्लस k2 प्लस 2। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो भाई अगर कंटिन्यूअस है तो आपने क्या पढ़ा है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, राइट। तो इसको 4 से इक्वेट कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 2। तो अभी देखो k1 प्लस k2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, मतलब k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा अब RHL की बारी, तो RHL की बारी तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो इसको फिर से अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी, कि लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग बी। देखो लिख रहा हूं, लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग बी, ठीक है। अच्छा तो लॉग a माइनस लॉग बी, तो इसको अगर ओपन किया तो अभी यहां से क्या मिल जाएगा आपको, कि लिमिट, यहाँ पे RHL निकाल रहा हूं, तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log 2 into log of 1 plus k2x फिर माइनस log 1 plus k1x डिवाइडेड बाई x, यही है। अच्छा अब फिर से लॉग के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, log 1 प्लस समथिंग ऑफ द टाइप 0 बाई सेम थिंग ऑफ द टाइप 0 वन सेकेंड क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे समथिंग ऑफ द टाइप 0 क्या है, k2x, तो इसलिए दो अलग अलग लिमिट बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें k2x है तो नीचे भी k2x चाहिए, तो k2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे k1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो लिमिट x इंटू 0 प्लस 2 इंटू, तो दो अलग अलग लिमिट बने, तो ये हो जाएगा k2 इंटू लॉग 1 प्लस k2x अपॉन k2x माइनस k1 इंटू log 1 प्लस k1x डिवाइडेड बाई k1x, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 इंटू k2 1 इंटू k1, तो ये k2 माइनस k1 हो गया। तो वंस अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 4। अभी बताया आपको LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो k1 माइनस k2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो देखो यहाँ से इक्वेशन 1 है, यहाँ से इक्वेशन 2 है, यहाँ से आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से k1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, k2 की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशंस है, होमोजीनियस इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स मतलब लैम्डा -4, लैम्डा -2, लैम्डा, फिर 2, 3 एंड 6, फिर 1, 2 एंड 6, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, किसके, फर्स्ट रो के अबाउट। तो फर्स्ट रो के अबाउट से सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा -4 इंटू, तो ये खत्म, 6 इंटू 3 18, 18 -12, 18 -12 कितना हो गया, तो 6 हो गया, और माइनस लैम्डा -2 इंटू 12 - 6 दैट इज 6 एंड प्लस लैम्डा इंटू 4 - 3 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से देखो, ये हो गया 6 लैम्डा -24 -6 लैम्डा प्लस 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा -6 लैम्डा कैंसिल हो गया, 12 - 24 -12 हो गया, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 12 आ गई सिंपली। अब आपसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 12 मतलब 156 आंसर, ठीक है। ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, सिंपल एक कंडीशन था, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जेई पहले पीवाईक्यू में पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आगे के भी शिफ्ट्स में मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिए, पीवाईक्यू करके रखिए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स एंड इफ a plus c is equal to 5 एंड b is equal to 16/5 then a square plus c square is equal to, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का जब भी आपको कुछ इक्वेशन दिखे तो आपको अंदर से इंट्यूशन आना चाहिए कि शायद x की वैल्यू 1 रखें तो सब कुछ कैंसिल हो जाए। ऐसे इक्वेशंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको x is equal to 1 चेक करना होता है। तो इसमें चेक करके देखिए, x is equal to अगर 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा, ab आएगा, राइट, ab आएगा, नेक्स्ट माइनस ac आएगा, प्लस bc आएगा, माइनस ab आएगा, प्लस ac आएगा, माइनस bc आएगा। देखो, प्लस bc माइनस bc कैंसिल, अच्छा, ये बेसिकली इसको बोलते हैं f(1), ठीक है। ab माइनस ab कैंसिल, माइनस ac प्लस ac कैंसिल। तो यानी f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। f(1) की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x = 1 इसका एक रूट है, और इक्वल रूट्स है, इसका मतलब कि x = 1 अगर एक रूट है तो दूसरा भी तो x = 1 ही होगा ना। अच्छा, मतलब कि ये जो है ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये जरूर ऐसा ही लिखा होगा, fx जो होगा यही होगा ना, तभी तो x = 1 इसके दोनों रूट्स हैं। मतलब इसको अगर एक्सपैंड करके लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब देखो कि x² का कोएफिशिएंट और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कर दो इक्वल, मतलब ab माइनस ac इज इक्वल टू ac माइनस bc। इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac, ठीक है। अच्छा, अभी देखो a प्लस सी की वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको पता है, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो a प्लस सी की वैल्यू 5 दी हुई है, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16/5 दी हुई है। दोनों को पुट करो यहाँ पे, कितना आ गया 16, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 2ac, 2 से कैंसिल किया 8, ac की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। बट ac की वैल्यू तो मेरे से पूछ नहीं रहा है, मेरे से क्या कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है a² प्लस c² की वैल्यू। तो a² प्लस c² होता क्या है, बचपन में पढ़ा है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको क्या बोल सकते हैं, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac, राइट। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस सी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 2ac, तो ac की वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, 9 इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा था, बस इसमें जो आपका यूरेका मोमेंट था दैट इज f(1) शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये किसी को चमक गया, ठीक है, ये किसी को अगर चमक गया तो उसके बाद बाकी का क्वेश्चन जो है ना सिंपल है। और किसी को लगेगा कि नहीं सर ये नहीं चमकता हमें, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, उसके बाद देखो चमत्कार इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, तो अभी क्या है, द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अभी पहले डायग्राम बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वो कौन सा कर्व होगा? राइट, ये पॉइंट आपका 5 है, ये -5 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है कि मॉड ऑफ x माइनस 1, कुछ ऐसा होगा, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 1। अब ये दो पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये दोनों पॉइंट मेरे को चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट मेरे को चाहिए, तो ये पॉइंट कैसे निकालूंगा? तो अभी यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वाड्रेटिक बनाओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ प्लस 1 है, 25 उधर भेजा, 1 माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेके उड़ाओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आई 4 एंड -3, मतलब ये पॉइंट है आपका कुछ 4,3 और ये जो पॉइंट है आपका दैट इज -3,4। ठीक है, अब दोनों पॉइंट मिल गए। अब देखो, अब यहां पे ऐसा सिस्टम है कि देखो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया मेरे को पता चल गया, इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, और ये जो टोटल इस आर्क के नीचे जो एरिया है, इस आर्क के नीचे जो एरिया, उसमें से अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दो तो काम खत्म। वही काम करने वाला हूं मैं। तो पहले एरिया लिखता हूं, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल -3 से लेके 4। अब ये आर्क का इक्वेशन क्या होगा, तो आर्क का इक्वेशन होगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अब इसमें से मेरे को इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अभी इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है भाई, तो देखो ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट है -3, दोनों में डिस्टेंस हो गया 4, तो हाफ इंटू 4। अब आपको पता है कि ये जो स्लोप है, इनका स्लोप कितना है, -1 एंड 1 है स्लोप, मतलब यहाँ पे एंगल 45 बनने वाला है, मतलब जो बेस होगा वही हाइट होगा, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। दूसरे के लिए देखो, तो हाफ इंटू बेस कितना है, तो भाई देखो ये है 4, यहाँ पे 1, 4 माइनस 1 3, तो जो बेस है वही हाइट होगा। अब यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x/2, कहीं लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ये होता है इंटीग्रेट करके। तो अब ये अगर आता है तो यहाँ पे पुट कर लो डायरेक्टली उसको, तो a की जगह बस यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 इंटू √25 माइनस x² प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स x/5। लिमिट पुट किया मैंने -3 से लेके 4, और यहां तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -25/2। ठीक है, अच्छा थोड़ी स्पेस कंस्ट्रेंट है मेरे पास, कोई बात नहीं, यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी लिमिट पुट करूंगा तो देखो 4 अगर पुट किया मैंने, तो 4 पुट किया तो 4/2 क्या हो गया, 2। ठीक है, 4/2 हो गया, फोर बाई टू हो गया 2, और यहां 4 पुट किया तो 25 माइनस 16 हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स 4/5 माइनस, ठीक है, ये आया माइनस, अब -3 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, देखो -3 जैसे ही पुट करोगे तो ये 9, 25 माइनस 9 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4/2 हो गया 2, और यहाँ x की जगह पे क्या पुट किया, -3 पुट किया, तो 2 इंटू -3 -6। ठीक है, फिर -25/2 इंटू साइन इनवर्स 3/5। अब आप बोल रहे होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे शायद कि यहाँ पे माइनस कहां से आया, यहाँ पे तो प्लस साइन था, तो भाई मेरे ये समझो यहाँ पे साइन इनवर्स -3/5 था, और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मतलब अंदर का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, देखो
ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, और देखो ये भी +6 हो गया तो मतलब 12, और देखो ये 25/2 ये माइनस माइनस +25/2 हो गया तो +25/2 हो गया। अच्छा, ये साइन इनवर्स 4/5 और साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं क्या, तो ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है, तो π/2 होता है, राइट, उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहां से अपन इधर पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है 12 प्लस 25π/4 एंड माइनस 25/2, मतलब 25π/4 माइनस 1/2, ठीक है, अभी 1/4 कॉमन ले लो, तो 1/4 जैसे ही आप कॉमन लोगे ये हो जाएगा 25π-2, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई 25, बीटा की वैल्यू हो गई -2, तो 25 - 2 कितना हो गया 23, आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 23, ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन अभी अपन ने किया तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ओके, तो इससे अपने क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट, जिनका अभी एग्जाम बचा हुआ है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव हैं ऑब्वियसली, और मैथ्स होता भी है तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, ठीक है, मैं फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट के प्रति, बट जनरली आप किसी भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे आपको कि नहीं मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है आपको, ठीक है, तो उस तरीके से आप टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है, और मैथ्स पे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इसको ट्रस्ट दिखाइए, फिर आप मैथ्स आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, थोड़ा मैथ्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन जितने अच्छे से आप सेलेक्ट करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा एग्जाम में, और उतना अच्छा आप मैथ्स में स्कोर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं पेपर देख रहा हूं, अगर 20 सेकंड का शिफ्ट 2 अगर छोड़ दिया जाए तो हर शिफ्ट में आपको कम से कम आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन जो है ना, 10 to 15 क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्ट करके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, आराम से, ठीक है, आप देख रहे हो कई सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 10 सेकंड भी नहीं लगता है, खासकर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो उसके वो क्वेश्चन जो है खत्म कीजिए, ठीक है, और वो तभी जल्दी आप सेलेक्ट करोगे ना जब पीवाईक्यू आप किए रहोगे, तो पिछले साल के कम से कम पीवाईक्यू जो है और इस साल के जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारे करके आप रखिए, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के डिस्कशन में, ओके बाय।